Now today we'll talk about the failure classification. What is the failure in the database? Daily लगभग हम जब से ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हैं तो हमने देखा भी था कि फेलियर की सिचुएशंस क्या हैं, कब ट्रांजेक्शन के केसेस में फेलियर आती है और कहाँ तक डेटा हमारा रोल बैक होता है. दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द सीरियलाइजेबिलिटी एज वेल एज द रिकवरेबिलिटी में भी देखा है हमने. तो ये क्या क्या चीज़ें होती हैं. नाउ लेट्स डू कि किस किस कारण से ये फेलियर आ सकता है डेटाबेस में. तो आप लोग डेली सिस्टम यूज़ भी कर रहे हैं तो यू नो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. तो टू फाइंड वेयर द प्रॉब्लम हैज़ अकर्ड we generalize a failure into the following categories. The first one is the transaction failure that we can see. हमने already दे रखा है कि serializability में कैसे होता है और आपका recoverability में कहाँ देखा. तो हमने जितनी भी बातें करी थी अभी तक जो methods पढ़े थे that is nothing but the transaction failure. और आपने देखा था कि बिफोर द कमिट अगर हमारा सिस्टम फेलियर होता है तो हम उसे क्या करते थे, अंडू कर देते थे. दैट मीन्स हमें वो काम फिर से करना पड़ता था. तो दैट इज नथिंग बट द ट्रांजेक्शन फेलियर की हमारे क्या क्या सिचुएशंस थी वो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस हियर. तो आपको वो पता है कि ट्रांजेक्शन फेलियर कैसे होता है और कब होता है. नाउ द सिस्टम क्रैश. द सेकेंड मैथड इज व्हाट हियर द सिस्टम क्रैश हो जाए, आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, सिस्टम डैमेज हो जाए या कुछ भी हो जाए तो दैट इज नथिंग बट द सिस्टम. अब यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन फेलियर में भी आप देख सकते हो तो लॉजिकल एरर हो सकता है, दूसरा आपका सिंटैक्स एरर हो सकता है. लॉजिकल एरर का मतलब है कि सपोज करो आपको कोई डिवीजन करना है. लेट्स डू दैट कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा x डिवाइड बाई y एंड मैंने y की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 ले ली. सपोज करो x इज अ 2 बाई 0 कर दिया तो ये आपका लॉजिकल एरर है. यू नो कि इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाई 0 देन ऑलवेज इट विल क्या करेगा, इनफाइनाइट को जनरेट कर देगा. तो इसका मतलब ये आपका जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है, जो भी ट्रांजेक्शन्स आप कर रहे हैं वहाँ पे आपके लॉजिकल एरर्स हो सकते हैं. नाउ सिंटैक्स एरर्स क्या होता है. सपोज करो मैं यहाँ पे कमिट की स्पेलिंग ये होती COMMIT. आप कमिट की जगह यहाँ पे COMIT लिख दिया तो ये क्या हो गया आपका सिंटैक्स एरर. जो हमारा प्री डिफाइंड कमांड है अगर उसमें आपने कुछ एरर लगी, इट अकर्स व्हेन द DBMS इटसेल्फ टर्मिनेट एन एक्टिव ट्रांजेक्शन बिकॉज द डेटाबेस इज नॉट एबल टू एग्जीक्यूट इट. कहाँ से एग्जीक्यूट करेगा भाई, कमिट की जगह आपने COMIT तो बता देगा कि यहाँ पर एरर है, इसे मॉडिफाई करो. तो दैट इज नथिंग बट द सिंटैक्स एरर की लॉजिकल एरर कि आपका जो प्रोग्राम का लॉजिक है वो वहाँ पर आपका कुछ गड़बड़ हो रहा है. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जो है दैट इज नथिंग बट द सिस्टम क्रैश. तो अभी मैंने बताया सिस्टम क्रैश क्लियर ही होगा कि सिस्टम कैसे क्रैश हो सकता है भाई. ड्यू टू द पावर फेलियर हो सकता है, किसी भी कारण डिस्क आपका फेल हो गया, डिस्क फेलियर हो सकता है. तो दैट इज नथिंग बट द वे. तो अब डिस्क फेलियर का मतलब आपका हार्ड डिस्क में ही प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि हम सबसे सेफ जगह क्या मान के चलते हैं, दैट इज नथिंग बट अवर डिस्क. जो हार्ड डिस्क है उसको हम सबसे सेफ साइड मानते हैं, क्योंकि अगर सिस्टम फेलियर हुआ तो वॉट एवर द थिंग्स अवेलेबल इन द मेन मेमोरी दैट इज कॉल्ड द वॉलेटाइल मेमोरी. वॉलेटाइल मेमोरी जिसमें अगर कुछ खराबी है तो हम उससे डेटा रिकवर ना कर पाएं. और जो आपका नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है वो आपकी हार्ड डिस्क हो गया या मैग्नेटिक टेप हो गया, दैट इज कॉल्ड द नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. दैट इज अ डिस्क फेलियर. तो अगर आपका डिस्क फेलियर है तो डिस्क फेलियर अकर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बैड सेक्टर्स, डिस्क हेड क्रैश. आई मीन सारे कारणों के कारण अगर आपका डिस्क फेलियर हो रहा है तब तो फिर आप डेटा रिकवर ही नहीं कर पाओगे उस केस में, क्योंकि आपका डिस्क ही खराब हो जा रहा है. तो दैट इज नथिंग बट द डिस्क फेलियर. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द फेलियर व्हेन यू कैन से कि क्या क्या फेलियर्स आ रहे हैं. ट्रांजेक्शन फेलियर के केसेस में आपने देखा था कि आप उसे रिकवर कर पा रहे थे किसी ना किसी पॉइंट पे. अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है तो आप वहाँ पे रिकवर कर सकते. नाउ हमारे पास स्टोरेज क्या क्या चीज़ें हो सकती. स्टोरेज स्ट्रक्चर जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि तो वॉलेटाइल स्टोरेज हो सकता है और एक नॉन वॉलेटाइल. वॉलेटाइल का मतलब है जो कि आपका रैम है, जिसमें मैं आपको हमेशा जनरली बोलती हूँ कि मेन मेमोरी. तो मेन मेमोरी में जो अभी आपका डेटा पड़ा है वो क्या होता है, परमानेंट नहीं होता, वॉलेटाइल होता है. आई मीन अभी है, अगर आपने सेव कर दिया तो उठ के डेटा हार्ड डिस्क में चला जाएगा. अगर आपने सेव नहीं किया और सिस्टम को शट डाउन कर दिया तो जो भी डेटा मेन मेमोरी में पड़ा है वो इरेज हो जाएगा. तो दैट इज द वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस आर प्लेस टेरेबली नियर टू द CPU. इसलिए CPU के नियर होता है, कारण क्या है कि उसका एक्सेसिंग फास्ट होता है और ये स्मॉल इन साइज में होता है, तो जिसकी वजह से आपकी स्पीड जो होती है CPU की फास्ट हो जाती है. अगर हम यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल की बात करें तो उसका साइज भी बड़ा होता है और थोड़ा सा ये CPU से दूर होता है, तो इसकी एक्सेसिंग थोड़ी स्लो होगी एज कम्पेयर टू द वॉलेटाइल स्टोरेज. तो दैट इज नथिंग बट द स्टोरेज की क्या क्या स्टोरेज होती है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं. ना रिकवरी एंड एटॉमिसिटी. ऑलरेडी आई टोल्ड यू द एसिड प्रॉपर्टी. एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके 4 रूल्स थे आपके. दैट इज द एटॉमिसिटी, देन
सी जो होती है आपकी कंसिस्टेंसी होती है, आई जो आइसोलेशन है, एंड डी जो है ड्यूरेबिलिटी है। जब कोई ट्रांजेक्शन ये चारों प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो हम बोलते हैं कि वो एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर एग्जीक्यूट हो रहा है और वो अगर एटॉमिसिटी को प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है तो हम कहते हैं भैया वो ट्रांजेक्शन सेफ है। आई मीन उसका जो भी डेटा एक जगह से, सपोज आई वांट टू ट्रांसफर 1000 अमाउंट फ्रॉम माय अकाउंट टू योर अकाउंट, और अगर वो आपके अकाउंट तक नहीं पहुंचा, आपने चेक किया 5 मिनट बाद आपके अकाउंट में वो डेटा अपडेट नहीं हुआ, बट मेरे अकाउंट से वो डेबिट हो चुका, आई मीन डिडक्ट हो गया है, तो हम कहेंगे वो ट्रांजेक्शन फेलियर हो गया है। कारण क्या, आपका डेटा अपडेट नहीं हुआ, तो कुछ मोमेंट के बाद आप देखोगे कि वो रोल बैक होगा और मेरा अकाउंट जो होगा फिर से 1000 जो डिटेक्ट हुआ था वो वापस आ जाता है। दैट इज नथिंग बट द अनडू। तो अगर कोई भी ट्रांजेक्शन एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर पाता है, दैट मीन्स एग्जीक्यूशन के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम्स आ गई इन चारों में, तो एसिड प्रॉपर्टी और एटॉमिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन एज द एंटायर शुड बी मेंटेन। आई मीन ये जो हमारा ये मेंटेन होना चाहिए। तो नाउ रिकवरी एंड एटॉमिसिटी। अब देखो हम यहाँ पे दो तरह की रिकवरी पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है, नो ट्रांजेक्शन वुड बी अलाउड टू गो अवे फ्रॉम द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन एन इनकंसिस्टेंट स्टेट। अगर इनकंसिस्टेंट स्टेट, कंसिस्टेंट स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रॉपर। अगर मैंने कहा मेरे में से अमाउंट निकल के आपके अकाउंट में जा रहा है और आपको अकाउंट अपडेट हो रहा है, तो एक कंसिस्टेंट स्टेट से आपके दूसरे, लेकिन अगर मेरे में से पैसा डिटेक्ट हो गया और आप तक नहीं पहुंचा तो वो इनकंसिस्टेंट स्टेट होगा। तो कह रहा है दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ टेक्निक विच में फैसिलिटेट, आई मीन हम रिकवरी कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है हमारे ट्रांजेक्शन में तो हमारे पास दो मेथड्स हैं जिससे हम डेटा को रिकवर कर पाते हैं। एक होता है लॉग बेस्ड, आई मीन हम लॉग की बात करेंगे, और दूसरा होता है शैडो पेजिंग। ये दो मेथड है जिनकी वजह से हम डेटा को रिकवर करेंगे। तो यू कैन से यहाँ पे जो रिकवरी के दो प्रोसेस हैं, एक तो है लॉग्स मेंटेन करके और दूसरा जो है आपका शैडो पेजिंग पढ़ेंगे हम। ये दो मेथड हैं जिनकी वजह से हम डेटा को रिकवर कर सकते हैं। अगर हमारा कुछ फेलियर वगैरह होता है तो इनकी मदद से हम कर सकते हैं। जैसे लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल लॉग्स। लॉग्स की अगर हम बात करें तो लॉग्स का सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, सपोज आज मैंने काम किया कुछ इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, मैंने कुछ पेजेस ओपन करे, सपोज करो ये मैंने अपना मूडल ओपन किया, गूगल ओपन किया, और 10 मिनट बाद अगर मैंने सारे शट डाउन कर दिए, तो अगर मैं 1 घंटे बाद देखूं कि मैंने आज और कल की क्या हिस्ट्री है, तो जो आप ये नेट पे जाके या ब्राउजर पे जाके अपना हिस्ट्री चेक करते हो, तो हिस्ट्री जो आपको दिखती है वो क्या है कि आपने 1 घंटे पहले या 1 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले कौन कौन से पेजेस आपने विजिट करे हैं। दैट इज नथिंग बट द सिस्टम इज मेंटेनिंग अ वन लॉग फाइल कि भाई कौन सा पेज आपने किस मोमेंट पे ओपन किया था। आई मीन टाइम की बात कर रही हूँ, मोमेंट का मतलब टाइम की 10:10 पे मैंने इस वाले पेज को ओपन किया, तो दैट इज नथिंग बट अ लॉग। और उस लॉग से आपको ये नहीं पता चलता कि वो डेटा वहां पर अवेलेबल है, डेटा तो कहीं पे सर्वर पे पड़ा हुआ है, बट उससे हमें एक पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसी तरह से फोन की बात कर सकते हो, आपका होता है ना वहां पे भी लॉग्स मेंटेन होते हैं फोन पे भी, कि आपने अभी इनकमिंग कॉल क्या क्या आई है, आउटगोइंग क्या है, देखो तो सिंबल थोड़े ऐसे होते हैं, एरो बना हुआ और ऐसा इनकमिंग का आता है। तो ये सारा क्या है, हमारा लॉग्स है। पर इसका ये मतलब नहीं कि जो लॉग मेंटेन हो रहा है इट टेक्स सो मच स्पेस, वेरी स्मॉल, कि आपका सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है। यू कैन से कि लॉग मेंटेन्स ओनली द इंफॉर्मेशन कि वो थिंग्स कब हैपन हुई थी, वो एक्शन कब परफॉर्म हुआ था। ये केवल एक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, वहां पर कंप्लीट डेटा की अगर आप बात करेंगे यू विल नॉट गेट दैट। तो दैट इज नथिंग बट द लॉग्स। लॉग्स मुझे हमें क्या हेल्प करेगा, चीजों को रिकवर करने के लिए। कैसे रिकवर करेंगे, तो सबसे पहला मेथड हम पढ़ेंगे लॉग बेस्ड रिकवरी। नाउ लॉग होता क्या है वो देखते हैं कि लॉग क्या है यहाँ पर। इट इज अ सीक्वेंस of records. Log of each transaction is maintained in some stable storage so that if any failure occurs then it can be recovered from there. तो अगर कोई फेलियर हैपन होता है तो हम उस पॉइंट से आई मीन उस लॉग से हम डेटा को रिकवर कर सकते हैं। इफ एनी ऑपरेशन इज परफॉर्म ऑन द डेटाबेस देन इट विल बी रिकॉर्डेड इन द लॉग, but the process of storing the log should be done before the actual transaction is applied in the database. तो कह रहा है कि देखिए यहाँ पे जो लॉग मेंटेन होता है, आप इन ये कह सकते हो कि जो करंट है एक बफर है, उस बफर से वो अगर वो डेटाबेस में चला गया
परमानेंट हो गया, तो फिर वो लॉग फाइल हम हटा दिए, दूसरी लॉग फाइल वहाँ पे बन गई। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप देखोगे एक टाइम के बाद आपकी लॉग फाइल भी बढ़ती चली जाएगी, आपका वो हो जाएगा। तो एक वहाँ पे सेटअप हो जाता है कि भैया इतने दिन का जो लॉग है वो आप रोल बैक कर सकते हो, क्योंकि वो डेटा पे रिकवर हो गया होगा। तो ये सेटिंग भी कर सकते हो, बट द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द लॉग शुड बी डन बिफोर द एक्चुअल ट्रांजेक्शन इज अप्लाइड इन द डेटाबेस। नाउ हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले लॉग बनाते कैसे, कैसे वो लॉग मेंटेन करता है। तो व्हेन द ट्रांजेक्शन इनिशिएटेड देन वी राइट्स स्टार्ट, आई मीन हम उसको यहाँ पे, तो लेट्स देखो यहाँ पे क्या है कि सपोज करो एक T1 है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, T1 स्टार्ट। सपोज करो आपका जो यहाँ पर दो ट्रांजेक्शन है T1 एंड T2, ठीक। अगर T1 ने यहाँ पे रीड करना चालू किया तो इसका मतलब ये स्टार्ट हो गया, इनिशिएट होगा, तो आपने यहाँ पे लिखा T1 कॉमा स्टार्ट, तो ये इनिशलाइज हो गया, यानी कि हमारा एक लॉग ये क्रिएट हो गया पहली लाइन में। एंड देन उसके बाद हमारे पास सपोज करो रीड के बाद आपने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू a+20 कर दिया, एंड देन आफ्टर दैट आई राइट हियर दिस। तो अब देखिए यहाँ पे राइट ए किया मैंने, इसका मतलब है कि ये जो नेक्स्ट सपोज करिए ए में जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी वो 100 थी, अगर हमने यहाँ 100 ले लिया तो नाउ द ए वैल्यू विल बी 120। तो अब यहाँ पे इसने राइट किया तो इसका मतलब ए की वैल्यू 120 हो गई। तो यहाँ पे नेक्स्ट लॉग जो क्रिएट होगा वो T1 कॉमा, अब ए की वैल्यू देखो यहाँ पर हमें करनी है, बतानी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजेक्शन T1 है, बट कौन से डेटा पे काम कर रहा है, ए हमने ले लिया, एंड कितनी वैल्यू हो गई, हमने यहाँ पे 120 लिख दिया। तो ए इज द नेम ऑफ द डेटा वेयर दिस 120 स्टोर्ड, एंड दिस ए कहाँ पर काम कर रहा है, कौन सा ट्रांजेक्शन इसके लिए काम कर रहा है, दैट इज नथिंग बट दिस T1 यू कैन से। तो यहाँ पर जो लॉग हम मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पर इस तरह से होगा। एक और तरीका है, यहाँ पे जो लॉग बेस्ड रिकवरी करेंगे दो तरीके से पढ़ेंगे, दैट इज डिफर्ड एंड इमीडिएट। तो आई विल डिस्कस, पहले तो यहाँ नोटेशंस देख लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ नेक्स्ट नोटेशन यहाँ पे ये बता रहा है, next notation, when the transaction modify the city from Noida to Bangalore then the another log is written to the file। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है TN, एंड देन आपका जो वेरिएबल नेम है वो सिटी यहाँ पर आ गया। सिटी के बाद आपने यहाँ पे देखिए क्या ओल्ड, दिस वन इज द ओल्ड डेटा, ओल्ड डेटा यानी सिटी का नाम क्या था, नोएडा, अब उसे क्या बना दे, आई मीन कहाँ पे जा रहा है ये ट्रांजेक्शन आपका, बैंगलोर, तो दैट इज नथिंग बट द न्यू डेटा। तो ये 4 स्टेप में हो गया कि ओल्ड पहले होगा फिर न्यू होगा, और दिस वन इज द वेरिएबल नेम एंड दिस वन इज द ट्रांजेक्शन नेम, कि किस ट्रांजेक्शन ने ये काम किया है। तो दिस इज द अनदर मैथड। एंड अगर हमारा ये ट्रांजेक्शन अगर मैंने यहाँ पे लिखा कमिट, तो आप इसे लिखेंगे कैसे, यहाँ पे नेक्स्ट ये जो लॉग इसका क्रिएट होगा T1 कॉमा कमिट, तो ये रिकॉर्ड हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इतना काम किया मैंने, रीड किया, अपडेट किया एंड देन कमिट किया, तो ये लॉग फाइल में ये मेंटेन हो गया आपका। ये 3 लाइंस आपकी यहाँ पर अपडेट हो गई, एक स्टार्ट की और एक जो भी वैल्यूज थी उसकी, और एक ये रहा कमिट हो गया। तो दिस इज द वे, आई मीन यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन की जो ये लॉग फाइल है, आई मीन सिस्टम ने एक लॉग फाइल बनाई और उसमें ये सारी चीज़ें उसने नोट कर ली। अब यहाँ पे 2 मैथड्स हैं इन काम को करने के लिए जो लॉग फाइल हम देख रहे हैं। फर्स्ट वन इज द डेफर्ड मैथड, द सेकेंड वन इज द इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन। तो पहले तो हम यहाँ पे डेफर्ड का मतलब आप एक तरह से कह सकते हो देर, आई मीन डिले जिसे कहा जाए, डेफर्ड हो रहा है, और इमीडिएट के नाम से ही लग रहा है कि इमीडिएट अपडेट करेंगे। तो आई विल टेक वन एग्जाम्पल देन आई विल एक्सप्लेन दिस टू। तो ये थियोरेटिकली नहीं, मैं यहाँ पे आपको न्यूमेरिकली करके बताती हूँ कि ये हम कैसे करेंगे, डेफर्ड एंड दैट इज द इमीडिएट मैथड। तो ये आएगा क्या आपका, ये सब लॉग बेस्ड में ही आएगा, लॉग बेस्ड रिकवरी के इसके 2 मेथड्स मैंने बताए, दैट द फर्स्ट वन इज हियर, दैट इज द डेफर्ड, डेफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन। तो लेट्स यहाँ पे हमने एक ट्रांजेक्शन ले लिया, मान लीजिए T1, ये T1 ले लिया और इसमें जो काम हो रहा है ये हो रहा है आपका रीड कर रहा है ए को, देन A इक्वल टू मैंने यहाँ पे सपोज करिए A+1000 कर दिया। नाउ इसी तरह से अब ये यहाँ पे अपडेट करेगा, राइट A कर दिया, एंड सिमिलरली यहाँ पर मान लीजिए रीड B किया, और B में भी हमने यहाँ पर ले लिया B इक्वल टू मान लीजिए B+20
2000 कर दिए और नाउ अगेन राइट बी किया एंड आफ्टर दैट आई राइट हियर कमिट। ये दो ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे परफॉर्म, डेटाबेस यहाँ पे है। लेट्स डू दैट कि अगर मैंने यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस है ए की वैल्यू जो है यहाँ पर मान लीजिए 1000 मैंने ले ली और बी की वैल्यू भी चलिए 1000 ही ले लेते हैं, या चलिए 2000 ले लेते हैं। यहाँ पे 2000 ले लिया, आई मीन ए के अकाउंट में 1000 रुपये और बी में 2000 रुपीज़ है। तो देखिए ये लॉग इसका कैसे बनेगा। सबसे पहले ये हमारी लॉग फाइल है, हम मान के चल रहे हैं कि सिस्टम ने एक लॉग फाइल क्रिएट करी होगी। तो सबसे पहले जैसे ही T1 ने काम करना चालू किया तो इसने लिखा T1 स्टार्ट। T1 स्टार्ट हो गया। अब देखिए T1 ने रीड किया, तो जो भी वैल्यू रीड करी हमें यहाँ पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि T1 यहाँ अपडेट कर रहा है नई वैल्यू को और T2 यहाँ पर। तो ये ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन यहाँ पे हमने ले रहे हैं, यहाँ पे T1 लिया कॉमा, अब ए की जो नई वैल्यू है क्योंकि इसने डेटाबेस से रीड किया होगा तो 1000 प्लस 1000 दैट इज अ न्यू वैल्यू, इसकी क्या आ गई, ये 2000 आ गई। तो ये जो होगी ये न्यू वैल्यू है। इसी तरह से अगर हम बात करें अगेन T1 ने बी पे काम किया और बी को अपडेट किया। बी पहले से 2000 था, अभी 2000 और ऐड हो गया तो ये 4000 हो गया, यानी कि 2 + 2 दैट इज अ 4000। ये भी इसकी न्यू वैल्यू आ गई। ये दो मेथड आप ध्यान से देखना क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन एंड इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन? दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस यूनिट। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें तो लास्ट में हमारा क्या है, कमिट है। तो दैट मीन्स T1 कमिट हो गया, हमने यहाँ पे कमिट लिख दिया। तो दिस इज द लॉग which system maintains at the time of this transaction, that means when T1 executes these operations, तो आपका जो सिस्टम है वो ये लॉग फाइल आई मीन उसने अपनी मेमोरी में ये जाके स्टोर कर लिया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा डेटाबेस जो है एज इट इज, अभी डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक, अब देखो मैं 1 by 1 यहाँ पर आपको बताती जा रही हूँ कि सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो इनिशियली जो आपका डेटाबेस था ये कितना इसने रीड किया, 1000 रुपीज। देन 1000 प्लस 1000 एट दिस मोमेंट, यानी कि राइट किया क्या हुआ इसने 2000। बट अभी भी डेटाबेस में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ तक ही आपका अभी भी वो ए 1000 है और बी 2000 है। अगेन यहाँ पे बी को जब रीड किया तो ये 2000 था और ये अपडेट होके यहाँ पे अगर हम बात करें तो दिस विल बी द 4000। टिल हियर आपके डेटा में कोई चेंजेस, यानी ये जो इतनी लाइनें एग्जीक्यूट करी इस ट्रांजेक्शन ने डेटाबेस की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा काम जो चेंजेस हो रहा था, मैंने आपको पहले भी बताया, वो बफर में हो रहा है, जिसे आप शेयर्ड मेमोरी कहते हो, बफर में हो रहा है। बफर में ए की वैल्यू इस समय 2000 होगी एंड बी की वैल्यू जो होगी वो 4000 होगी। बट ओरिजिनली आपका डेटाबेस एज इट इज है, तो डेफर्ड डेटाबेस क्या, लेकिन जैसे ही इस मोमेंट पे इसने कमिट किया, यहाँ पर कमिट जैसे ही कमिट किया तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर अपडेट हो जाएगा आपका डेटाबेस 1000, यानी आफ्टर दिस लाइन आई एम टॉकिंग दिस लाइन, नाउ योर डेटाबेस विल बी हियर। तो जो आपकी बफर में पड़ी थी ये 2000 हो गई और ये कितनी हो गई, ये 4000 हो गई। ये बफर का मतलब हमारा ये जो लॉग फाइल है, अभी मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ तो ये हो जाता। अब तक मैंने आपको हर ट्रांजेक्शन में ये चीज़ें बताई। अब देखो ये लॉग फाइल से आप कैसे इसी चीज़ को रीड करोगे। सपोज करो आपका ये प्रॉपरली काम हुआ, आई मीन कोई फेलियर की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल एग्जीक्यूशन के सपोज ये हुआ। अब यहाँ पर लॉग मेंटेन हो गया है। अब जो लॉग मैनेजर होगा, जो हमारा सिस्टम मैनेजर होगा, वो कैसे यहाँ पर डेटा को रिकवर करेगा। अगर रिकवरी मैनेजर की हम बात करें तो रिकवरी मैनेजर क्या देखा कि यहाँ पर जब उसने देखा कि ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे वो डेफर्ड वाला जो डेटाबेस मॉडिफिकेशन वो कैसे काम करेगा, ये जो हमारा रिकवरी मैनेजर है। तो उसने देखा ओके ये जो ट्रांजेक्शन था, एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ जिसका नाम है T1 और उसी को उसने आगे चल के देखा तो उसने देखा T1 कमिट भी हो रहा है। यानी व्हेन एवर एनी ट्रांजेक्शन हैव टू थिंग्स, दैट इज द स्टार्ट ऑप्शन एज वेल एज कमिट ऑप्शन, अगर उसको दिख गया तो इसका मतलब इस ट्रांजेक्शन ने जो काम स्टार्ट किया था उसे उसने प्रॉपरली खत्म किया है। अगर ये ट्रांजेक्शन उसको दिख गया तो उसने देखा कि भाई यहाँ पे जो वैल्यू है वो ए की कितनी है 2000 और यहाँ पर कितनी वैल्यू 4000, जो भी न्यू वैल्यू है
अब वो डेटाबेस में उसको कोई मतलब नहीं कि डेटाबेस में क्या वैल्यू है, वो जाके इसे, तो आपने देखा कि ऑटोमेटिक आपका डेटाबेस 2000 एंड 4000 है, फिर भी ये रिकवरी मैनेजर क्या करेगा, जो भी है इसको अपडेट कर देगा, 2 को काट के फिर से 2000 लिखेगा। आई मीन एक बार वो फिर से राइटअप करेगा और ये फिर से 4000 लिखेगा। जबकि आप देख रहे थे यहाँ पर कमिट के बाद ऑटोमेटिक आपका सिस्टम यहाँ पर अपडेट हो जाता है, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ ये कमिट होते के संग आपका ये लॉग फाइल काम कैसे कर रहा है। आई मीन ये लॉग फाइल, तो आपका ये जो भी वैल्यूज हैं वो जाके अपडेट हो गया। तो कुल मिला के अगर मैं ये बात करूँ कि डेफर्ड का मतलब है द कंप्लीट ट्रांजेक्शन हो गया। जब आपने कमिट देखा तो आपका सिस्टम जो होगा लॉग फाइल में जो भी लेटेस्ट वैल्यू ए और बी की होगी उसे अपडेट कर देगा आपके डेटाबेस पे। बट वॉट हैपन व्हेन दिस कमिट नॉट परफॉर्म्ड, उससे पहले ही सिस्टम हमारा फेल हो जाए, तब क्या होगा, क्या ये लॉग फाइल तब कैसे काम करेगा? क्योंकि डेफर्ड ये कहता है भैया जब सारा काम हो जाएगा, जब मुझे कमिट दिखेगा तभी मैं काम करूंगा। वंस दिस कमिट हैपेंस देन इट विल अपडेट द डेटाबेस, लास्ट में ये डेटाबेस को अपडेट करेगा। अब सपोज करिए मैंने कहा कि अगर ये कमिट ना हो, आपका यहाँ पे सिस्टम जो है फेल हो गया कमिट से पहले ही, तो इसका मतलब है लॉग फाइल में भी आपको कमिट नहीं मिलेगा। जब लॉग फाइल में भी कमिट नहीं मिलेगा तब ये कैसे काम करेगा? तो आपने देखा कि अभी जो हमारा काम हो रहा था हमने उसे वहां पर क्या कर दिया था कि लॉग फाइल से देखा और हमने वहां पे रीडू ऑपरेशन परफॉर्म किया था। रीडू ऑपरेशन क्या हो रहा था कि कमिट देख के आपने जो भी था या 2000 आपने डेटाबेस में अपडेट कर दिया और ये 4000, तो दैट इज नथिंग बट द रीडू। आपने काम को अपडेट कर दिया, आई मीन रीडन कर दिया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे मैंने बोला कि अगर कमिट ना हुआ हो, अब आप देख रहे हो कि ये जो चीजें हैं जब कमिट नहीं हुआ तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो आपका डेटाबेस था वो अपडेट भी नहीं हुआ, वो 1000 और 2000 ही रहेगा। लेकिन आपका जो बफर था वो 2000 एंड 4000 था, बफर तो एज इट इज रहा। तो अब देखते हैं कि ये बफर का मतलब ये जो लॉग फाइल हम यहाँ मेंटेन कर रहे हैं तो ये लॉग से हमें पता चल जा रहा है। तो अब देखते हैं कि लॉग रिकवरी मैनेजर क्या करेगा। आई मीन इसे आप भूल जाइए, या तो आपके बफर में स्टोर्ड है ये सारी चीजें, बट एक रिकवरी मैनेजर जब देखेगा कि भैया सिस्टम यहाँ पे फेल हो गया तो किस पॉइंट तक वो डेटा को काम करेगा किसको नहीं। तो अब उसने रिकवरी मैनेजर ने देखा कि इस सिस्टम ने T1 ट्रांजेक्शन जो हैपन हो रहा था वो T1 को देखा कि ये स्टार्ट तो हो रहा है बट T1 का कमिट कहीं नजर नहीं आ रहा है। जब T1 का कमिट उसे नजर नहीं आ रहा है तो ये क्या करेगा, ये जो भी चीजें हैं इसे अपडेट नहीं करेगा डेटाबेस में, इट विल नॉट डू द अपडेट बल्कि रोल बैक कर देगा। ये क्या कर देगा, यहाँ पे फेलियर के केस में इसे रोल बैक कर देगा, जिसे आप यहाँ पे कह देते हो कि अंडन। अंडन की बात नहीं कर रहे हैं हम, आई मीन डेटाबेस यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं भाई, वो तो 1000 और 2000 ही था, उसमें अंडू वाली सिचुएशन हुई ही नहीं ना। आई मीन डेटाबेस तो आपका कुछ चेंज हुआ नहीं, केवल चेंजेस कहाँ पे हुए थे, बफर में हुए थे। तो डेटाबेस तो ओरिजिनली 1000 और 2000 पे ही पड़ा हुआ है, तो अंडू का कोई मतलब ही नहीं है, वो जो था वो एज इट इज रहा क्योंकि कमिट हो ही नहीं पाया। तो कुल मिला के ये जो काम हुआ था उसे हमने रोल बैक कर दिया, अंडन कर दिया। आई मीन जितना भी काम हुआ था ड्यू टू दिस फेलियर यहाँ पर। तो इस मेथड को हम रीडू मेथड भी कहते हैं, दैट मीन्स डिफर्ड मेथड को हम रीडू मेथड भी कहते हैं, रीडू मेथड। और कई जगह आप देखोगे नो अंडू ऑब्लिक रीडू मेथड भी बोलते हैं इसे। अंडू तो हुआ नहीं, आई मीन इसमें हमने कुछ अंडन तो किया नहीं, जो था डेटाबेस में एज इट इज पड़ा रहा। आई मीन ये जो चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं न्यू वैल्यूज, इट विल नॉट अपडेट टू द डेटाबेस। आई मीन इसे हम अपडेट नहीं करेंगे, यहाँ पर डेटाबेस में इसको हम अपडेट नहीं करेंगे 2000 4000 को। दैट इज कॉल्ड कि वहां पे हमने कोई अंडन कर दिया, आई मीन कुछ भी चेंजेस नहीं करा। तो दिस इज नथिंग बट द डेफर्ड। डेफर्ड कहता है कि मैं तभी काम करूंगा जब मुझे लॉग फाइल में स्टार्ट या कमिट दिखे, तब मैं काम करूंगा। अदरवाइज केवल कमिट भी दिखता है तो भी वो अपडेट कर देता। या फिर देखिए दो चीजें यहां पर मैं बता दूं, तो चेंजेस कब होगा, मान लीजिए T1 जो है स्टार्ट और कमिट ऑप्शन रहेगा, देन डेटाबेस विल डू
रीडू ऑपरेशन, आई मीन वो अपडेट कर देगा, जो उसके पास वैल्यू होगी वो डेटाबेस में अपडेट हो जाएगी। दूसरा मेथड होगा, अगर T1 ने केवल कमिट ऑप्शन भी देखा है ना तो भी ये रीडू ही होगा, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो पहले स्टार्ट हुआ होगा तभी तो कमिट हो रहा है, लेकिन उस लॉग फाइल में इसका रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं दिख रहा। आई विल टेल कि कैसे वो चीज़ नज़र नहीं आती, दैट विल बी हैपन इन द चेक पॉइंट्स। तो चेक पॉइंट के केस में केवल आपको कमिट नज़र आएगा, स्टार्ट नहीं नज़र आएगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि चेक पॉइंट के बाद का ट्रांजेक्शन है तो आपको स्टार्ट एंड कमिट दोनों आएगा। तो दिस थिंग विल बी क्लियर इन द चेक पॉइंट जब अभी डिस्कस करूंगी। तो दिस वन इज द डेफर्ड मेथड। तो डेफर्ड मेथड कहता है कि अगर ट्रांजेक्शन के पास स्टार्ट और कमिट दोनों ऑप्शन है तो वो रीडू होगा, दैट मीन्स वो डेटाबेस को अपडेट कर देगा जो उसके नई वैल्यूज के साथ। अगर वो कमिट नहीं हो पाया टाइमली और फेलियर आ गया तो ये रीडू ऑपरेशन नहीं होगा, दैट मीन्स लॉग फाइल में जो वैल्यू आपको नजर आ रही है वो डेटाबेस में अपडेट नहीं होगी। दिस इज वन इज द डिफॉल्ट मेथड। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज नथिंग बट यहां पर है इमीडिएट मॉडिफिकेशन की हम बात करें, दैट इज इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन। नाम से ही लग रहा है कि पिछले वाले से थोड़ा सा उल्टा काम करेगा, दैट मीन्स इमीडिएटली हर काम को करता रहेगा। रीड ए, नाउ ए इक्वल टू हमने पीछे भी लिया था ए प्लस 1000। अगेन हम यहाँ बात करें राइट ए, देन रीड बी, सेम एग्जाम्पल आई एम टेकिंग हियर, बी प्लस 2000, देन हेलो हाँ बोलो अमन। राइट ए, मैम, ये मतलब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं और थ्योरेटिकली आते हैं कि कैसे आते हैं? theoretically आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन एंड डेफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। ऐसे आपको उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। या कोई भी ट्रांजेक्शन गिवन होगा, जैसे अभी मैं बताती हूँ, कोई भी ट्रांजेक्शन एक दे देगा और पूछेगा कि ये कौन सा मेथड होगा, डेफर्ड होगा या फिर इमीडिएट होगा, तो आप उसके जो लॉग फाइल्स हैं उनको देख के आप बता सकते हैं। जस्ट गिव मी अ 5 मिनट्स टाइम, आई विल टेल कि कैसे आएगा। पहले ये इमीडिएट को समझ लो, फिर यहाँ पे तो इमीडिएट मैंने यहाँ पर लिखा एंड देन फाइनली हमने यहाँ पे कमिट। सेम एग्जांपल आई एम टेकिंग बट लुक एट दैट कि ये क्या डिफरेंस होगा। ये डेटाबेस में हमने ए की वैल्यू यहाँ पे 1000 ली थी और यहाँ पे बी की वैल्यू 2000 ली है। ये डेटाबेस है एंड लेट्स मेक द लॉग फाइल फॉर दिस इमीडिएट। आई मीन जब ये लॉग क्रिएट करेगा, आई मीन इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें एंड वी आर क्रिएटिंग द लॉग फाइल फॉर दिस मैथड। अगर हम इस मैथड की लॉग फाइल की बात करें तो सबसे पहले T1 स्टार्ट हुआ, आपने यहाँ पे लिख दिया ये। उसके बाद आप देखिए इस मोमेंट पे ये क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है। तो T1 कॉमा ए, अब देखो यहाँ पर ये इमीडिएट कैसे काम करेगा, 1000 इसकी ओल्ड वैल्यू, इसकी न्यू वैल्यू, ये आ गई। अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। नाउ अगेन यहाँ पर हम लेंगे T1 एंड V की ओल्ड वैल्यू 2000 है और नई वैल्यू 4000 हो गई। नाउ देन यहाँ पर T1 कमिट, ये अब देखिए इसकी लॉग फाइल ये हो गई। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पर T1 ने चालू किया काम करना, ए ने रीड किया 1000 एंड देन यहाँ पे 1000 प्लस 1000 ये जो वैल्यू हो जाएगी ये 2000 हो गई। अब देखो ये जैसे ही इसने यहाँ पे अपडेट किया ए की वैल्यू, तो ये राइट आपने किया ना उसको इंस्ट्रक्शन के बाद, तो यहाँ पर ये देखिए इसी लाइन की इस राइट ऑपरेशन के बाद ही इसकी वैल्यू 2000 हो गई। इमीडिएट ये बोलता है जो जो काम करता जाएगा इमीडिएटली डेटाबेस में अपडेट हो रहा है। पिछले वाले में हमने क्या देखा था कि वो इमीडिएटली डेटाबेस में अपडेट नहीं हो रहा था, बल्कि कब अपडेट हो रहा था, जब कमिट ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका था लास्ट में। तो ये इमीडिएट का है डेटा। आप देखिए यहाँ पे ये 2000 हो गया, बी ने रीड किया 2000 और इसने ऐड किया तो दैट मीन्स इट इज अ 4000। जैसे ये 4000 हुआ, बी की वैल्यू यहाँ डेटाबेस में मैं बोल रही हूँ ये 4000 आ गया एंड उसके बाद ये आपका कमिट हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर जब कमिट हुआ, अगेन हम यहाँ पे रिकवरी मैनेजर है, उसने चेक किया कि लॉग फाइल है। सपोज करो सिस्टम फेल हो गया, हमारा सिस्टम क्रैश ही हो गया और आप अपना लैपटॉप लेके गए उस बनाने वाले के पास, तो वो क्या करेगा, आपकी लॉग फाइल ओपन करेगा।
लॉग फाइल ओपन करेगा और उसमें देखा कि यस T1 जो ट्रांजेक्शन्स था यहाँ पर स्टार्ट भी हुआ है, कमिट भी हुआ है, तो उसको आइडिया लग जाएगा कि उस डेटाबेस की जो ओल्ड वैल्यू थी वो 1000 थी और ओल्ड वैल्यू बी की 2000 थी, लेकिन न्यू वैल्यू 2000 एंड 4000 है। तो वो क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर T1 इसका मतलब स्टार्ट भी हुआ था और कमिट भी हुआ था, तो वो क्या करेगा, लॉग फाइल से वो क्या करेगा, इसको जब रिकवर करेगा दैट मीन्स ये रीडू ऑपरेशन हो जाएगा ड्यू टू दिस कमिट ऑपरेशन। ये कमिट ऑपरेशन T1 पे मिल गया तो ये रीडू करेगा। रीडू के केस में उसने देखा, मैं सिस्टम फेलियर के बाद की बात कर रही हूँ, इसने यहाँ पे देखा अच्छा जी ए की वैल्यू तो ये है और बी की वैल्यू ये है, ये ले जाके डेटाबेस पे अपडेट कर देगा। दैट मीन्स ये ऑलरेडी 2000 एंड 4000 दिख रहा है, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से इसको रिप्लेस करके फिर से यहाँ पे 2000 और इसको रिप्लेस करके 4000 यानी अपडेट कर देगा, रिकवर कर देगा, क्योंकि डेटाबेस में इतना होना चाहिए, क्योंकि उसे पता नहीं था सिस्टम क्रैश हो गया, उसका हार्ड डिस्क क्रैश हो गया, जो भी है। जब उसने रिकवर किया तो उसने डेटाबेस की वैल्यूज को नहीं चेक किया, बल्कि उसके पास जो लॉग फाइल में जो वैल्यूज थी उसको लेगा और यहाँ अपडेट कर देगा ऑटोमेटिक। अब वो सिस्टम पे हो सकता है कि पुरानी वैल्यू आ चुकी थी क्रैश होने के बाद, या जो भी लास्ट अपडेटेड थी वो आ चुकी, लेकिन इसने क्या किया, इस लॉग फाइल से देखा कि यस इसने काम कर लिया था, तो इसकी वैल्यूज को ये फिर से यहाँ पे 2000 अपडेट कर देगा और 4000 कर देगा। तो इमीडिएट के केस में आपने देखा कि कौन सी वैल्यू, और देखो सबसे बड़ी डिफरेंस है, डिफॉल्ट में आपको यहाँ पर ओल्ड वैल्यू केवल नजर आ रही थी, सॉरी न्यू वैल्यू आ रही थी, ओल्ड नहीं, और यहाँ पर आप देखिए कि इमीडिएट के केस में दोनों वैल्यू नजर आ रही है आपको, ओल्ड भी आ रही है और न्यू भी आ रही है। ठीक, तो अगर कमिट है तो न्यू वैल्यू आपकी अपडेट हो गई, सपोज करो ये कमिट परफॉर्म ही ना हो, कमिट हुआ ही नहीं, यहाँ पर आपकी जो लॉग फाइल है उसको मेमोरी में ये वाली लाइन नजर ही नहीं आ रही है, ये नजर नहीं आई, है ना। अब क्या करेगा, सिस्टम फेल हो गया, इस मोमेंट पे सिस्टम आपका फेल हो गया, तो जब यहाँ पे सिस्टम फेल हुआ तो ये कौन सी वैल्यू उठाएगा, इसकी ओल्ड वैल्यू को, भाई न्यू वैल्यू को नहीं लेगा क्योंकि कमिट हुआ ही नहीं है, स्टार्ट तो दिख रहा है बट कमिट नहीं हुआ है, तो सिस्टम अपडेट कौन सा करेगा, डेटाबेस में ले जाके ए को 1000 बना देगा, क्योंकि इमीडिएट के केस में वो इमीडिएट 2000 हो चुका था, यहाँ पे 4000, बट सिस्टम कमिट नहीं हो पाया था, तो ये ओल्ड वैल्यू को अपडेट कर देगा। ए की ओल्ड वैल्यू 1000 थी और बी की 2000 थी, तो ये वैल्यू से स्टोर हो जाएगी डेटाबेस में, इंस्टेड ऑफ द जो भी चेंजेस डेटाबेस में हुए थे उसे रोल बैक कर देगा, दैट मीन्स अंडू कर देगा। तो आप देख रहे हो कि इस वाले मेथड में अंडू एंड रीडू दोनों हो रहा है। रीडू के केस में आप देख रहे हो कि न्यू वैल्यू अपडेट हो रही है, अंडू के केस में ओल्ड वैल्यू अपडेट हो रही है। तो इमीडिएट अक्सर ये भी पूछा जाता है, कई बार ये ना इसके ओरिजिनल नाम से नहीं पूछता है, एक्सप्लेन द अंडू रीडू मैथड, तो अंडू रीडू मैथड का मतलब यू हैव टू एक्सप्लेन द इमीडिएट मैथड। अगर कई बार बोलता है कि नो अंडू रीडू मैथड, दैट मीन्स डेफर्ड मैथड की हम बात करेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर अभी अमन ने पूछा है, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रखे होंगे, मान लो एक तो थ्योरी पूछ लेगा, दूसरा यहाँ पे ऐसे कहेगा कि ये स्टार्ट है, एक एग्जाम्पल सा ले रही हूँ मैं, मान लीजिए अगेन T1 A 2000 है यहाँ पे, एंड देन यहाँ पर T1 B 4000 ले लिया, देन T1 कमिट कर दिया मैंने यहाँ पर, अगेन यहाँ पे T2 स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट यहाँ पे T2 C 10,000, 10,000 यहाँ पे। तो अब आप ये मुझे बताओ, सबसे पहली चीज तो आप ये बता सकते हो इसको देख के कि ये कौन सा मेथड होगा, डेफर्ड होगा या इमीडिएट होगा। अमन, डेफर्ड मैम, डेफर्ड होगा, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि 3 आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, दिख रहा है ना, ये 3 टर्म्स है, तो आपने कहा ये डेफर्ड है। अब मुझे ये बता सकते हो T1 और T2 क्या करेगा, रीडू करेगा या अंडू करेगा, क्या होगा। देखो इसमें 2 ट्रांजेक्शन दिख रहा है, T1 एक तो स्टार्ट हुआ और T1 फिर देखो यहाँ पे आके कमिट हो गया। तो मैंने बताया था आपको कि अगर T1 स्टार्ट हो रहा है और T1 कमिट हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, रीडू होगा, यानी कि जो भी वैल्यूज इसकी है वो डेटाबेस में अपडेट हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप T2 को देखो, स्टार्ट तो हुआ बट यहाँ पर उसने चेंजेस करे, C में 10,000 हो गए, लेकिन न्यू वैल्यू इसकी ये है, लेकिन कमिट नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे रोल बैक हो जाएगा, यहाँ पे ये कुछ इसकी जो वैल्यूज है वो चेंजेस यहाँ पे जो हो रही है
वो यहाँ पर हम नहीं करेंगे। दैट मीन्स रोल बैक हो गया क्योंकि ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लूँ, T1 कॉमा स्टार्ट T1 कॉमा ए, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 100 कॉमा 200, देन इसी तरह से T1 बी 50 रुपीज़ से मान लो मैंने 100 रुपीज़ कर दिया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे T1 कमिट हो गया, अगेन यहाँ पे T2 स्टार्ट हुआ, देन T2 सेम ही क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ पे ये 100 से 500 हो गया एंड देन, तो यहाँ पे आपको देख के ही लग रहा है ये इमीडिएट मेथड है क्योंकि इसमें 4 आर्ग्यूमेंट आपको दिख रहे हैं, तो ये इमीडिएट मेथड हो गया। बट आई वांट टू नो व्हाट विल बी द T1 एंड T2, T2 क्या काम कर रहा है और T1 क्या कर रहा है। तो आपको दिख रहा है T1 स्टार्ट हो रहा है और कमिट भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये रीडू होगा, आई मीन रीडन कर देगा, जो भी काम हुआ है वो डेटाबेस में अपडेट कर देगा कि यस इट इज अ सेफ साइड में, तो ये रीडन हो गया। बट T2 को देखो तो ये कमिट नहीं हो पाया है, तो ये अंडू हो गया। ठीक, तो इसमें आप देख रहे हो कि एक ट्रांजेक्शन या तो अंडू होगा या रीडू होगा। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर कमिट नहीं है तो वो अंडू हो गया, अगर कमिट है तो वो रीडू हो गया। तो दिस इज द मेथड ऑफ द लॉग, आई मीन लॉग कैसे मेंटेन हो रहा है, कैसे आप वहां पर, तो लॉग में 2 तरीके से काम होता है, एक तो डेफर्ड मेथड हो गया और दूसरा इमीडिएट मेथड हो गया। अमन अभी क्लियर हुआ कुछ जो तुम पूछ रहे थे कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे? यस मैम, ठीक है, मैं तो यही पूछ रहा है ना बस, मतलब कि ये क्वेश्चन ये दे देगा 2 ही नंबर का तुमको लग रहा है ये नहीं डेफर्ड? नहीं 5 नंबर में तो आराम से आएगा, 2 नंबर में नहीं आएगा। अगर ये न्यूमेरिकल देगा तो 2 नंबर में पूछ सकता है वो, बट आराम से अगर इसकी थ्योरी आती है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिकवरी बेस मैनेजमेंट, तो रिकवरी में आपको ये, और साथ में अगर ये क्वेश्चन ऐसे अक्सर पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द इमीडिएट एंड डेफर्ड मॉडिफिकेशन इन द लॉग बेस फाइल, तो आपको ये पूरा थ्योरी भी बताना पड़ेगा। ये वाली फाइल में आपको अभी शेयर कर दूंगी यहाँ पर, तो आप तो मैम इसमें जो डिफरेंस है जैसे ये कि पहला वाला जो ये है क्या बोलते हैं डिफर्ड है, वो खाली न्यू वैल्यू लेता है, हाँ, एंड जो इसमें जो ओल्ड प्लस न्यू, ताकि लॉग पता चल जाए कि मतलब कौन सी वैल्यू अपडेट हुई है। हाँ, इमीडिएट में होता क्या है बेटा, हर एक लाइन पे वो डेटाबेस को छेड़ रहा था ना, आई मीन चेंजेस कर रहा था ना, हर एक इंस्ट्रक्शन पे डेटाबेस ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा था। जबकि डिफर्ड के केस में अगर आप देखो तो लास्ट में जाके वो अपडेट हो रहा है, उसके जो चेंजेस हैं वो कमिट होने के बाद डेटाबेस में अपडेट हो रहा है। यानी केवल वो पूरे ट्रांजेक्शन में, पूरे पेज में, अगर हम एक ट्रांजेक्शन का बोले 10 लाइन का कोड है तो 10 लाइन के 10वें लाइन पे जाके चेंज हो रहा है। जबकि इमीडिएट में क्या हो रहा है, इमीडिएट वैल्यूज चेंज हो रही है, तो आप ये नहीं पता कर पाओगे कि कौन सी वैल्यू तक हम सेफ साइड है। जैसे T1 में हमें पता चल गया था कि जहां पे कमिट हमने देखा तो हमने ये समझ लिया कि लास्ट अपडेटेड वैल्यू इसकी ये होगी, इसलिए हमने उस वैल्यू को अपडेट किया। जबकि वही डेफर्ड के केस में हमें पता है कि कमिट के पहले जो भी ट्रांजेक्शन रही होगी वही उसका लास्ट मॉडिफिकेशन है। जबकि इमीडिएट में हमें वो पता नहीं चल पाता ना किस मोमेंट पे फेल हो जाएगा। क्लियर है ये? नो बहुत अच्छे से नहीं हुआ, मतलब एक बार और बताइए। देखो यहाँ पे क्या है कि डेफर्ड के केस में क्या है, आपने देखा कि कमिट जो हो रहा है वो लास्ट मोमेंट पे हो रहा है। एक सेकंड में पेजेस देखती हूँ कहाँ पे है। देखो ये रहा डेफर्ड के केस में, जो मैंने चेंजेस बताए थे वो आपको यहाँ पे, आई मीन जब ये कमिट हो गया था, कमिट होने पे ये जो वैल्यूज है वो फाइनली जाके अपडेट हो रही थी ना डेटाबेस पे, जब कमिट परफॉर्म हो रहा है। जब ये राइटिंग ऑपरेशन हो रहा था तब उसकी वैल्यूज अपडेट नहीं हुई है डेटाबेस में, केवल यहाँ बफर में अपडेट हो रहा था। आई मीन ये जो लॉग फाइल आप कहते हो जिसे मैं यहाँ बफर करती हूँ, वो एक्चुअली ये लॉग मेंटेन होता रहता है। तो ये लॉग फाइल में कब होता है, जब ये आप देख रहे हो ना कि ये 2000 हो गया 4000, जैसे ये कमिट आपने देखा, ये कमिट ट्रांजेक्शन ने परफॉर्म किया, तो ये लॉग फाइल से इमीडिएटली यहाँ पर जाके अपडेट हो जाएगा। 1000 का ये 2000 हो गया और ये 2 का 4 हो गया, जो भी वैल्यूज थी इसकी न्यू वैल्यू जो भी होगी, तो ये न्यू वैल्यू तभी अपडेट होगी जब उसको रास्ते में कमिट दिखेगा। अगर ये कमिट नहीं दिखा तो वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है। अब आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट, मैम अगर
जैसे ये लॉग फाइल है, जब डिफॉल्ट की बात करते हैं तो T1 जब स्टार्ट करते हैं, फिर T1 जो है ए में राइट कर रहा है 2000, मतलब नई वैल्यू, ठीक है, और फिर हम उसमें कमिट कर देते हैं, और फिर हम T1 को फिर बी ट्रांजेक्शन के साथ उसको फिर से हम अपडेट करते हैं, ठीक है, एंड देन फिर कमिट करते हैं। उस केस में फिर तो फिर क्या होगा, मतलब अगर हम T1 को ऊपर कमिट कर रहे हैं, जैसे T1 स्टार्ट हो गया, ये मान लिया आपने ये कहा कि a इक्वल टू ए प्लस 1000 किया यहाँ पे, ठीक, और आपने राइट किया और देन यहाँ पर आपने कहा कमिट हो गया, ठीक है, यही बोल रहे हैं ना। एंड देन अगेन आपने रीड बी किया एंड देन ए बी इक्वल टू आपने लिखा बी प्लस, मान लीजिए चलिए 1000 ही लिख दिया, और देन अगेन आपने राइट बी किया एंड देन कमिट किया, तो भी बेटा देखो इसका अब लॉग फाइल बनाओ आप। T1 स्टार्ट हुआ, देन T1 ने क्या काम किया यहाँ पे, T1 A एंड देन व्हाट इट विल बी, वैल्यू कितनी हो गई, मान लीजिए A की वैल्यू मैंने 1000 ले रखी है एंड B की भी वैल्यू 1000 ले रखी है, तो ये हो गया 2000 एंड देन आपने कहा T1 कमिट हो गया। देखना आप ही के क्वेश्चन को यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर से आपने कहा कि T1 स्टार्ट हुआ, देन T1 B, और B की जो वैल्यू है अपडेट होके ये भी कितनी हो गई, 2000 ही हो गई, ठीक। नाउ अगेन यहाँ पे T1 कमिट हो गया। अब देखो आप यहाँ पे ये और ये, तो जब आपका ये फाइनल कमिट, तो यहाँ पे देखो एक कमिट तो आपको यहाँ पे दिख रहा है इस ट्रांजेक्शन में T1 के, आपका जब ये कमिट देखा तो सिस्टम ने क्या किया, ये जो 2000 था इन दोनों के बीच, क्योंकि T1 स्टार्ट हुआ और T1 ने कमिट मार दिया यहाँ पर, तो इसकी जो भी इस समय जो राइटअप था, डेटा की वैल्यू क्या राइटअप हुई 2000, इसको यहाँ पर अपडेट कर दिया। देखो इस वाले मोमेंट पे, एट दिस मोमेंट ओनली ए वैल्यू विल बी अपडेटेड 2000। नाउ फिर से आपने आगे लॉग फाइल देखा कि यस T1 स्टार्ट हुआ और अगेन T1 ने कुछ काम किया है, दैट इज कमिट हुआ है, लेकिन उस कुछ काम में किसकी वैल्यूज को अपडेट किया, उसने B। तो यहाँ पर जैसे ही आपने इसको देखा तो ये यहाँ पे कमिट, क्योंकि स्टार्ट और कमिट के बीच में B ने काम किया है, तो B की वैल्यू जो अभी तक 1000 पड़ी थी, अब इस मोमेंट पे यानी कि एट दिस कमिट, एट दिस मोमेंट, इस मोमेंट पे अब इसकी वैल्यू 2000 हो जाएगी। आई मीन गॉट द आंसर। तो मैम हर जैसे T1 के केस में तो फिर ये रीडू हो जाएगा, और T2 के केस में भी रीडू हो जाएगा। T2 कहाँ लिया हमने, तो अरे सॉरी, T1 केस में रीडू हो जाएगा ना, दोनों केस में रीडू हो रहा है बेटे, देखो हाँ वही, ये रहा, रीडू हो रहा है, रीडू हो रहा है, दोनों को अपडेट कर रहा है ना, वो जो भी इसकी लेटेस्ट वैल्यू है उसको वही कर रहा है ना, वो अपडेट कर रहा है, रीडू कर रहा है ना, आई मीन काम कर रहा है ना। यहाँ पर सपोज करो ये कमिट होता और ये कमिट नहीं होता, ठीक, ये वाला कमिट होता तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो रीडू हो जाती, बट अब देखो T1 ने फिर से काम किया, ये वैल्यू यहाँ पर अपडेट नहीं होती बल्कि अंडू हो जाती, क्योंकि कमिट वाला ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे ये, तो ये क्या होती, चेंजेस यहाँ पर नहीं होता, दैट मीन्स B की वैल्यू 1000 ही रहती, उसमें फिर चेंजेस नहीं होता। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। यस सर, ठीक है, इसमें तो बहुत अच्छी बात हुई कि दोनों को आपने अलग अलग कर दिया, कमिट स्टार्ट हुआ, कमिट हुआ, स्टार्ट हुआ, अलग अलग काम हुआ, तो इसमें कोई इशू ही नहीं था, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे अगर हम इमीडिएट की बात करें तो इस लाइन के बाद ही यहाँ पर जो डेटाबेस है, ए की वैल्यू यहाँ पर 2000 हो जाती है और बी की वैल्यू भी इस लाइन के बाद, यहाँ कमिट की जरूरत ही नहीं थी, ये भी 2000 हो गई, ठीक है। लेकिन जब आप इसका लॉग फाइल यहाँ बनाओगे तो ये ओल्ड वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे 1000 आ जाती, और इसकी भी ओल्ड वैल्यू कितनी आती, 1000 आती, लेकिन लेटेस्ट वैल्यू यहाँ 2000 दिखता है, यहाँ 2000 दिखता, इस केस में कमिट दिखता और इस केस में कमिट नहीं दिखता, तो कमिट के केस में यहाँ पे तो ये रीडू होता और आई मीन ये 2000 बन जाता, जो 2000 था वो 2000 फिर से अपडेट हो जाता, होता नहीं, रिफ्लेक्ट होके वो फिर से 2000 को 2000, लेकिन वो काम अपना करेगा, इसको अपडेट जरूर करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि डेटाबेस में ऑलरेडी 2000 है तो मैं फिर से 2000 क्यों लिखूं, इतना दिमाग नहीं लगाएगा आपका डेटाबेस, वो क्या करेगा, इसी को रीराइट कर देगा ना, इसलिए इसको बोलते हैं रीडू करना ना। यहाँ पर इसने देखा कि भाई न्यू वैल्यू तो 2000 है बट इसने तो कमिट कर नहीं रखा है, तो ये क्या करेगा, इसे अंडू करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो इसे दिख रहा है 2000 है, जबकि ये फिर क्या करेगा, इसकी ओल्ड वैल्यू 1000 को लेगा और यहाँ पर अंडन कर देगा, दैट मीन्स 2 को यहाँ पर अपडेट कर देगा 1000, 2 को 1000 कर देगा,
तो दिस इज द वे, दिस वन इज द इमीडिएट। तो इमीडिएट में आप देख रहे हैं कि डेटाबेस ऑलरेडी वो नई वैल्यू लेके बैठा है, बट ये लॉग फाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस नए वैल्यूज को ओल्ड में कन्वर्ट करना है या न्यू को न्यू रहने देना है। ठीक है, अब दूसरा मेथड इसमें जो है मैंने आपको बताया था रिकवरी, या तो हम लॉग से कर सकते हैं या शैडो टेबल से कर सकते हैं, है ना। तो शैडो टेबल्स क्या होती हैं वो देखते हैं यहाँ पे। शैडो टेबल से पहले मैं आपको कुछ चेक पॉइंट्स बता दूं, क्योंकि आप स्टार्ट और कमिट की बात कर रहे हैं तो किस पॉइंट तक होता है। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ और मैंने यहाँ पे लिखी, रिकवरी यूजिंग लॉग रिकॉर्ड्स। वही जो मैं अभी बोल रही थी कि रिकवरी हम किस मोमेंट पे करते हैं, जब आपका ट्रांजेक्शन स्टार्ट और कमिट रखे या केवल कमिट दिखे तो भी हम उसे अपडेट कर देंगे डेटाबेस में। दैट मीन्स हम यहाँ पे रीडू करते हैं। देखो यहाँ पे रीडन लिखा हुआ है। और अगर इट कंटेन्स रिकॉर्ड ओनली स्टार्ट बटन, आई मीन स्टार्ट है बट डज नॉट कंटेन्स द कमिट और अबाउट, कुछ भी नहीं है, तो हम इसे बोलते हैं अनडन कर देना। काम को अनडन या अनडू जिसे आप बोलते हो ये कर देना। तो दिस इज द रिकवरी लॉग रिकॉर्ड्स की कैसे काम करता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स क्या होता है वो देखते हैं। मैं आपको सीधे ग्राफ से ही समझा दे रही हूँ। देखो चेक पॉइंट्स होता क्या है। ओके, लेट्स टेक वन लाइव एग्जांपल्स। आप देखते हो कि आप अपने घर से, यहाँ पे सपोज करो ये होम है, होम से कॉलेज तक आते आते यहाँ पे रास्ते में आपके बहुत सारे चेक पॉइंट्स हैं। चेक पॉइंट्स का मतलब आप ये कह सकते हो कि जो चौराहा बना रखा है, जैसे ये LG चौक है ना, तो यहाँ पे भी आप देखो तो पुलिस वाले खड़े रहते हैं, एक चेक पॉइंट वहाँ पे मिल गया। फिर आप ये कह सकते हो ये बीकानेर के पास है, तो मान लीजिए आप जगत से आ रहे, तो आप देख रहे हो कि 2 चेक पॉइंट या जिसे आप कहते हो चौराहा मिल रहा है यहाँ पर। तो आप कह सकते हो कि ये रोड है, लेकिन आपको जैसे ही इस पे आते हो तो आप अपनी गाड़ी को स्लो भी कर लोगे। अगर आप बाइक उससे आ रहे हो, बाइक वगैरह से गाड़ी स्लो कर लोगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ क्राउड भी होगा। फिर यहाँ पे भी क्या गए, स्पीड ब्रेकर्स वगैरह होंगे आपने अपने यहाँ पे। तो आपको पता है ये 2 चौराहे मिलेंगे या चेक पॉइंट्स हो, या किसी को रास्ता बताना भैया यहाँ से इस चौराहे से राइट टर्न लेना है, तो ये दैट इज नथिंग बट एक तरह से आप मार्किंग पॉइंट जिसे करते हैं। इसी तरह से अगर आप बुक रीड कर रहे हो तो भी आप वहाँ पे बुक मार्कर लगाते हो कि भाई आज मैंने यहाँ तक पढ़ लिया, आगे के चैप्टर से बाकी हो, तो दैट इज नथिंग बट द चेक पॉइंट। इसी तरह से डेटाबेस में भी चेक पॉइंट होता है। चेक पॉइंट का मतलब यहाँ पे कैसे हम बात कर रहे हैं कि चेक पॉइंट के लिए मैंने आपको SQL में पढ़ाया था, दैट इज एक तो कमिट करते थे, प्रैक्टिकली भी मैंने आपको दिखाए हैं, कमिट, रोल बैक। तीसरा मैंने आपको बताया था सेव पॉइंट, एक दिन लैब में बताया था सेव पॉइंट। तो ये सेव पॉइंट क्या है कि अगर हम आज की डेट में मैंने 10 ट्रांजेक्शन करे हैं और मुझे इस 10 में से 5 को केवल रोल बैक करना है, बाकी को कमिट करना है। अगर आपने यहाँ रोल बैक लिख दिया तो ऑटोमेटिक ये 10 के 10 ट्रांजेक्शन रोल बैक हो जाएगा, या फिर आपने कमिट लिख दिया तो 10 के 10 सेव हो जाएंगे। बट आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है कि मुझे इन 3 में से कुछ को कमिट करना है, कुछ को रोल बैक करना है। तो वो हम क्या करते हैं, जब मैं ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करती हूँ तो यहाँ पर बीच बीच में सेव पॉइंट बनाते हुए आते हैं, A B, ऐसे सेव पॉइंट A, सेव पॉइंट B, सेव पॉइंट C। तो मुझे जो करना है कि सेव पॉइंट A तक मुझे रोल बैक करना है, बाकी को कमिट करना है, तो हम वहाँ मेंशन कर देते हैं। तो 5 जो होगा मेरा रोल बैक हो जाएगा, 5 जो होगा कमिट हो जाएगा। दैट वी कैन डू। तो दैट इज नथिंग बट द चेक पॉइंट। प्रैक्टिकली हमारे जो चेक पॉइंट्स होते हैं, वो जो सेव पॉइंट्स हम बीच बीच में फ्लैग्स बनाते हैं, वो होता है। तो अब देखो यहाँ पे ट्रांजेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कैसे, आई मीन थ्योरेटिकली अगर हम बात कर रहे हैं तो हम कैसे चेक पॉइंट की बात कर रहे हैं, कैसे हमारा ट्रांजेक्शन काम करता है इन चेक पॉइंट से। तो देखो यहाँ पे क्या है कि सपोज करो आपने एक सेव पॉइंट A यहाँ पर बना रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है यहाँ तक के पहले, इसकी थोड़ी सी थ्योरी मैं आपको बता दूं कि इसका मैकेनिज्म होता क्या है। Checkpoint is a type of mechanism where all the previous logs are removed from the system and permanently stored in the storage disk। बस आप ये लाइन याद रखो कि ये क्या चीज है। अब देखो यहाँ पे हमारा इस चेक पॉइंट से हमें ये पता चल रहा है कि इसके पहले का जो भी काम है
वो सारा का सारा हार्ड डिस्क में सेव हो चुका है इस चेक पॉइंट के पहले। यहाँ तक के पॉइंट तक हम मान के चलते हैं कि हमारा जो डेटाबेस लास्ट अपडेटेड डेटा है, जैसे आप वर्ड फाइल बनाते हो, कंट्रोल एस हर 4 लाइन बाद करते जाते हो, तो इसका पता है कि लास्ट जो भी सेव पॉइंट आप कंट्रोल एस आपने जहां तक दबाया था वहां तक का तो डेटा सेव है। उसके बाद अगर आप करते चले गए और भूल गए, सिस्टम का आपका पावर खत्म हो गया, बैटरी लॉस हो गई, तो आप देखोगे कि बाकी जो आगे का काम है वो आपका लॉस हो जाता है। तो दैट इज, हम कह सकते हैं कि जो कंट्रोल एस कर रहे हैं तो जो लास्ट आपने बटन दबाया होगा वहां तक का डेटा मिलेगा। द सेम थिंग यहाँ पे चेक पॉइंट है। तो अगर हम देखें कि इस चेक पॉइंट पे एक ट्रांजेक्शन पहले से काम करता हुआ चला आ रहा है, T1 है, फिर चेक पॉइंट के बाद T2 है, फिर एक ट्रांजेक्शन T3 है, चौथा यहाँ T4 है, और इस चौथा काम कर ही रहा था कि सिस्टम फेल हो गया। एट दिस मोमेंट यहाँ पे आपका सिस्टम फेल हो गया। तो अब देखो इसमें रीडू और अंडू कहाँ तक होगा, क्योंकि अब देखो यहाँ पर मैं बता रही थी ना आपको, देखो इसका स्टार्ट जो है इस चेक पॉइंट पहले से, यानी ये जो ट्रांजेक्शन था इसका स्टार्ट, यानी इसकी लॉग फाइल में अगर हम देखें तो हमारा जो लॉग फाइल होगा वो इस चेक पॉइंट के बाद का डेटा रखेगा, क्योंकि ये सारा सेव हो चुका है, डेटाबेस यहाँ तक अपडेटेड है, तो वो लॉग फाइल रिमूव हो जाती है। तो हमारा जो चेक पॉइंट होगा वो T1 के लिए जानते हो क्या रखेगा, T1 कमिट रखेगा। लॉग फाइल इसका डेटा ये रखेगा कि T1 कमिट हुआ है। तो यही मैं बोल रही थी ना, या तो ट्रांजेक्शन का T1 स्टार्ट और कमिट दोनों, या फिर T1 कमिट हो केवल। तो ना अब नेक्स्ट यहाँ पे जो T2 का हिस्ट्री रखेगा वो स्टार्ट भी रखेगा, क्योंकि T2 जो है यहाँ पे स्टार्ट भी हुआ और खत्म भी हुआ, फेलियर से पहले वो खत्म भी हो गया, तो T2 कमिट भी हो गया। नाउ अगेन T3 की हम बात करें तो T2 स्टार्ट भी हो रहा है एंड T3 जो है हमारा कमिट भी हो रहा है इसी टाइम ड्यूरेशन के बीच में, दैट मीन्स फेलियर से पहले। अब T4 की बात हम करें तो T4 हमारा स्टार्ट हुआ, पर आप देखें उसके कमिट होने से पहले सिस्टम फेल हो गया। तो दैट मीन्स कहाँ तक का काम हमारा रीडू होगा, T1, एक तो T1 रीडू होगा, T2 भी रीडू होगा, क्योंकि ये सारे लोग खत्म हो गए, कमिट हो चुका है, इनका मिल गया मुझे, स्टार्ट और कमिट भी मिल गया, तो ये 3 लोग तो रीडू हो जाएंगे, बट T4 क्या होगा, वो अंडू हो जाएगा, ये रोल बैक हो जाएगा यहाँ पर। तो दिस इज द वे आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अमन यहाँ पे क्लियर हुआ चेक पॉइंट्स का? यस मैम। तो यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन जो अभी मैं आपको बता रही थी ना कि किसी किसी ट्रांजेक्शन में केवल आपको कमिट दिखेगा, स्टार्ट नहीं दिखेगा, वो T1 का केस है। T1 एक ऐसा केस है जो स्टार्ट तो चेक पॉइंट से पहले, क्योंकि चेक पॉइंट से पहले का डेटा मान के चलते हो सेव हो चुका। सपोज करो अगर मैंने यहाँ पर एक और ट्रांजेक्शन ले लेते और T0 नाम देते और ये यहाँ पे स्टार्ट होता और यहाँ खत्म हो जाता, वो चेक पॉइंट के पहले ही खत्म हो जाता। तो जानते हो इससे फायदा क्या होता है चेक पॉइंट बनाने से? जब हम अंडू करेंगे तो हमारा जो केवल इस मोमेंट तक ही अंडू होगा, इसके पहले जो लोग काम कर चुके हैं वहां तक अंडू करने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी CPU का बर्डन नहीं बढ़ाना है। तो दैट इज द रीजन ये चेक पॉइंट्स बनाए जाते हैं। आज के लिए मैं इतना ही स्टॉप कर रही हूँ। बाकी नेक्स्ट इसमें जो है ना, अभी क्या बताने जा रही थी, एक हाँ शैडो पेजिंग बताने जा रही थी, रिकवरी की सेकेंड मैथड जो था, तो आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। शैडो पेजिंग है वो नेक्स्ट क्लास में, देन उसके बाद डेडलॉक देखेंगे, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका।